वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जिसका एग्जाम्स आपका कब होना है? 16 जून। हालांकि 16 जून डेट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है अभी, लेकिन अभी आपको 16 जून को टारगेट में लेकर चलना है। तो 16 जून को आपका एग्जाम्स होना है। तो यूजीसी नेट अगर आपने फॉर्म भरा है या फिर आप अगर भरने वाले हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 1 का एक पहला क्लास होगा जहाँ पे हम लोग आज सिलेबस को डिस्कशन करेंगे ना, सिलेबस को समझेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन को अंजाम देंगे। जिस प्रकार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ हासिल किया, और सच बताऊं मैंने बहुत कम पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई बहुत कम की, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की। तो किस प्रकार से आपको जीआरएफ मिल सकता है, कम पढ़कर जीआरएफ कैसे आप ला सकते हैं, बात उस पर होगी और सिलेबस पर बात होगी, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन उनका नहीं होता है, पूरा सिलेबस को पढ़ते नहीं, आपको पूरा सिलेबस को पढ़ना नहीं होता है। क्वेश्चन का पैटर्न को देखते हुए आप उसी सारे यूनिट को छुए जहाँ से आपको लगता है कि हम 80% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। 80% को आप कंप्लीट कीजिए, इसमें आप 60 to 70% में आके एग्जाम में परफॉर्म कर देंगे तो जीआरएफ आपको मिल जाएगा। जीआरएफ आपको मिलना है, ठीक है। आप 70 तक पहुँचे तो समझिए जीआरएफ है, 60 प्लस से ही जीआरएफ के आपके चांसेस बन जाते हैं। तो पेपर 1 के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप अगर पहले आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको पता है कि पेपर 1 में जो हमारा पेपर 1 होता है, पेपर 1 में कितने प्रश्न आते हैं? पेपर 1 में 50 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 50, और एवरी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स रहेगा, है ना, 2 मार्क्स का। तो 50:2 अगर हम कल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 आपका एफएम रहेगा, फुल मार्क्स रहेगा पेपर 1 में। 100 आपका फुल मार्क्स है पेपर 1 में। तो 100 में आपका प्रयास होना चाहिए कि हम पेपर 1 में लगभग, है ना, 75 to 80 के बीच स्कोर आपका आए। इसके लिए आपको कितने प्रश्नों को सही करना होगा? आपको लगभग 38 to 40 के बीच प्रश्नों को सही करना होगा। इसी टारगेट के साथ आपको तैयारी करनी है ना। 75 to 80 नंबर आपको लाने का प्रयास करना पेपर 1 में। तब का पेपर 2 पे क्या होगा? बर्डन कम हो जाएगा। इससे कम भी आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने पेपर से कवर कर लें, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 जो होता है उसको हम लोग अगर साधारण शब्दों में कहें तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न रहता है। यहाँ पर जनरल पेपर है पेपर 1। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो देखिए इसके सिलेबस को अगर देखें हम, डिटेल ऑफ सिलेबस आर एज फॉलो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये डिटेल सिलेबस है। और पहला यूनिट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो हम लोग टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, फिर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, इसी प्रकार बेसिक रिक्रूटमेंट, फिर लर्नर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इसमें आपका एडल्ट लर्नर, आपका एडोलसेंट लर्नर, इन सब के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंस, कैसे लोगों में डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग का, इसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर, है ना, सपोर्ट मटेरियल, जो कि आपके टीचिंग को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, है ना। कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। इसके बाद इंस्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि आपके टीचिंग से रिलेटेड है और उसको कह सकते हैं अफेक्टेड करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टीचर सेंटर्ड, है ना, वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है जो टीचिंग का प्रोसेस होगा वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा, है ना, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होगा। इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे ऑनलाइन मेथड्स में स्वयं, इसके बाद स्वयं प्रभा, मुक्स, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में। यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 1 में ही आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। इसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड कौन कौन से टीचिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बन सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा यूनिट जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ऐसे आपको 10 यूनिट पढ़ना है। पेपर 1 में कितने यूनिट पढ़ना है? 10 यूनिट।
दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का। रिसर्च में फिर रिसर्च के बारे में जानेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, टाइप्स क्या होता है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, गुण क्या होते हैं, इसकी सकारात्मक चीज़ें क्या है ना, नकारात्मक चीज़ें क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार कितने हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना, ये सारे मेथड्स हैं, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च, जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके स्टेप होते हैं ना, पहले इस काम को करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़कर रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। फिर थेसिस है ना, आर्टिकल राइटिंग में हम लोग फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग किस प्रकार करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी का किस प्रकार हम लोग रिसर्च में उपयोग करेंगे, रिसर्च एथिक्स, इन सबको हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में। अगला आता है फिर कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपका कह सकते हैं इंग्लिश का कंप्रीहेंशन रहता है, ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर, और आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है, पैसेज से आप भली भांति परिचित हैं। अगला यूनिट 4 में आ गया आप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़, क्या गुण होते हैं कम्युनिकेशन के, इन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अगला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, है ना, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या बाधाएं हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया और सोसाइटी क्या है, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर सिंपल से कर सकते कुछ मैथ के प्रश्न आएंगे, जहाँ पे आपको टाइप ऑफ रीजनिंग्स आएगा, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका फ्रैक्शन का प्रश्न रह सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ प्रश्न रहेगा, ये सारे 10th लेवल के प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं जा। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, है ना, छूट, ये होता है ना एवरेज, जो आप 10th लेवल में पढ़े होंगे, यही सारे से बहुत बेसिक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाता है। अगला है लॉजिकल रीजनिंग रहेगा यूनिट 6 में। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपका आर्गूमेंट दिया रहेगा, है ना, उसमें ए और बी करके दोनों आर्गूमेंट सही है, ए सही है, बी सही नहीं है, ए की व्याख्या बी करता है, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो पूछा जाएगा। अगला फिर आपका आएगा वेन डायग्राम वगैरह आएगा, इसमें सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स, वेन डायग्राम वाला से भी आपसे कह सकते हैं लॉजिकल आपका रीजनिंग वहाँ पूछा जाएगा वेन डायग्राम बना के। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसी प्रकार आगे जब इसी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट जो यूनिट हमारा वो 7 है, 7 यूनिट में क्या होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सीधे नंबर ज्ञान कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको हिंट पता चल गया तो यहाँ पे एक कर सकते हैं बार चार्ट या फिर हिस्टोग्राम या पाई चार्ट या टेबल चार्ट, कुछ भी दिया जा सकता है। इससे फिर 5 प्रश्नों का आपसे पूछा जाता है, इससे 5 प्रश्नों को एक पूछा जाता है, एक पाई चार्ट के आधार पर या एक बार चार्ट के आधार पर आपसे प्रश्न रहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा का ध्यान दिया और किसी से आपको अगर क्लू पता चल गया आंसर, तो आपके पाँचों के पाँचों यहाँ पर सही हो जाते हैं, है ना। बस आपको समझना है DI को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से आपको सॉलिड प्रश्न मिल जाता है, जहाँ पे नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जब आप एक बार उसके कह सकते हैं कि बेसिक को समझ लेते हैं ना, किसी बार चार्ट या हिस्टोग्राम को, तो फिर आप सभी पाँचों के पाँचों प्रश्नों को सही करने की स्थिति में रहते हैं। फिर डाटा एंड गवर्नेंस, इनके बारे में। और फिर नेक्स्ट हमारा यूनिट 8 आता है। यूनिट 8 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे ICT कहते हैं। ICT जनरल जो उसका कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, शॉर्ट टर्म्स, उनके बारे में देखना पड़ेगा। बेसिक ऑफ इंटरनेट को हम पढ़ना होगा, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है। ICT एंड गवर्नेंस को पढ़ेंगे, गवर्नेंस में किस प्रकार ICT का प्रयोग किया जा रहा है और इसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। यूनिट 9 में आपका है EBS, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग EBS में डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इनके बारे में देखना पड़ेगा। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मनुष्य और वातावरण का क्या संबंध है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे पे दोनों आश्रित है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर इन्वायरमेंटल इशू, लोकल इशू जो है, और उसके बाद रीजनल इशू जो है इन्वायरमेंट को लेकर,
ग्लोबल जो इशू है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या बायोमेडिकल हो, उनके बारे में देखेंगे। फिर इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, हमारे शरीर में क्या पोल्यूशन का प्रभाव हो रहा है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कौन कौन सा एनर्जी के रिसोर्स, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, सॉइल एनर्जी हो, हाइड्रो, जियोथर्मल, इन सभी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। नेचुरल हजार्ड्स, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कौन कौन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आए हुए हैं, 1986 का एक्ट को पढ़ना है हमको। इसी प्रकार फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट हो जो कि यूएनओ के सानिध्य में हो रहा है, इन सभी को हमको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 9 में। और यूनिट 10 जो हमारा है वो आपका हमारा है हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में किस प्रकार लर्निंग सिखाया जाता था, है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अब आज़ादी के बाद यहाँ पर विशेषकर लर्निंग में और रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार नया इवोल्यूशन हुआ है, वो खोज हुआ है, उन सब के बारे में देखेंगे। फिर ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया कौन कौन से चल रहे हैं। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, इनके बारे में जानेंगे। वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी के बारे में, जहाँ पे हम लोग ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे बेसिकली आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली जाके नहीं, लेकिन बेसिक स्तर से जो प्रश्न आता है वो भारतीय संविधान से प्रश्न आता है। इसी कह सकते हैं सब टॉपिक को यूज करके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है, 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स टू बी सेट फॉर ईच मॉड्यूल, यानी क्वेश्चन जैसे 10 यूनिट है, यूनिट कितना हो गया आपका, क्वेश्चंस का देखा आपने कि यहाँ सिलेबस में यूनिट कितने हैं, यूनिट 10 है, तो एवरी यूनिट से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 यूनिट है तो 50 प्रश्न हो गया, यानी कोई भी यूनिट आप कह सकते हैं कि आप उसको बेकारी नहीं समझ, सारा यूनिट बराबर है, कोई किसी का ज़्यादा किसी का कम वेटेज आप ना दें, सभी बराबर हैं। तो आपको टारगेट मैंने पहले ही क्या कहा, 80% आप इसे 10 यूनिट है ना, 8 यूनिट को ही टारगेट करें, 8 यूनिट को ही टारगेट करें, और आप 40 जो प्रश्न है उस पर आप पकड़ बनाएं। इस 40 प्रश्न में से कह सकते हैं आप अगर पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए पढ़ना भी कह सकते हैं कि थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। और रहा सवाल कि अगर आप पूरा कर पाते हैं तो और अच्छी बात है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन समय भी आपको देखना पड़ेगा। अगर 16 जून को एग्ज़ाम होता है तो समय कहाँ है आपके पास, बहुत कम है आपका, अभी अप्रैल चल रहा है, फिर मई, फिर जून, 2 महीने से भी कम का समय है, 2 महीने से भी कम का समय आपके पास। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि ये समस्या आपके साथ नहीं सभी के साथ है। अगर यहाँ पर निश्चित रूप से अगर आप 8 यूनिट को भी कंप्लीट करते हैं 40, इसमें आप 35 to 40 प्रश्नों को सही कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका नंबर अगर 70 से 80 के बीच आ जाता है तो ख़राब स्कोर नहीं है, ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, है ना। आप डाउन में नहीं जाएंगे, आपका स्कोर अच्छा है, क्वालिफाई भी कर गए, स्टैंडर्ड स्कोर भी। अब आपको सारा खेला अपना पेपर में दिखाना होगा, है ना। तो आज के बाद लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे टिल एग्जाम तक चलती रहेगी। और आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और एवरी डे इवनिंग में क्लासेस कब मिलेगी दोस्तों आपको, एवरी डे आपको इवनिंग में क्लासेस मिल जाएगी, एवरी डे इवनिंग में क्लासेस मिल जाएगी। तो बस आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको एवरी इवनिंग क्लासेस मिल जाएगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी क्लासेस यहाँ पर इवनिंग में आपको मिल जाएगी। पेपर 2 में किसकी क्लास, हिस्ट्री की, और पेपर 1 तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पेपर 1 तो करना ही है। तो दोनों के क्लासेस आपको एवरी इवनिंग मिल जाएगी। आज आपका सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन किया, कल से फिर क्लासेस में एंट्री करेंगे। ये तो साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट कर सकते हैं अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट जून 2024 की बेहतर तैयारी करें और अपना स्थान पक्का करें रिजल्ट में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन अभी ही क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।